भाई कुछ लोग की मैथ्स इतनी अच्छी होती है और कुछ लोग बिल्कुल ही डम, और कुछ लोग थियोरेटिकली इतने माइंड ब्लोइंग होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल ही खत्म। Why are some people more intelligent than others? जानेंगे इस वीडियो में। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है मोहित एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन सेल्स ओनली। तो बच्चों, वैसे तो आप वीडियो का इंट्रो देख करके समझ ही गए होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, बट आई वुड लाइक टू टेल यू फॉर्मली कि हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। यानी कि आज हम जानेंगे कि डिफरेंट लोगों में इंटेलिजेंस डिफरेंट क्यों होती है। यानी कि आज की वीडियो में हम देखेंगे क्यों कुछ लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और क्यों कुछ लोग कम। हमारी पिछली वीडियो में हमने समझा था कि इंटेलिजेंस होती क्या है, हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करता है, एंड द 8 लॉन्ग थ्योरीज। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसे जरूर देखें। और इसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो व्हिच इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। बच्चों, ये सवाल अक्सर हम सभी के मन में तो आता ही है ना कि व्हाई आर सम पीपल मोर इंटेलिजेंट देन अदर्स। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हमारी आज की वीडियो का जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो है इंटेलिजेंस, इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर। बच्चों, इस टॉपिक में हमें जो मेन चीज समझनी है वो है ये दो शब्द विच इज नेचर एंड नर्चर, कि नेचर क्या होता है और नर्चर क्या होता है। चलिए एक एक करके इन दोनों शब्दों को समझते हैं। तो देखो बच्चों, नेचर का सिंपल सा मतलब होता है इनहेरिटेंस, यानी कि वो क्या चीज है, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको अपने माता पिता से विरासत में मिले। ऑन द अदर हैंड नर्चर का मतलब होता है हमारा एनवायरनमेंट, यानी कि आप किस तरह के घर में पैदा हुए, आपकी परवरिश किस तरह से हुई, इस पर भी आपकी इंटेलिजेंस डिपेंड करती है। चलो एक एक पॉइंट को समझते हैं और पढ़ते हैं साथ में कि क्या क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या बताया है? सबसे पहले हमें बताया है इंटेलिजेंस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस रियर टुगेदर। कहने का क्या मतलब है? ट्विंस हैं, यानी कि जो इनहेरिटेंस है, पेरेंट्स हैं वो सेम होंगे, और रियर टुगेदर यानी अगर एनवायरनमेंट भी सेम है तो ऐसे लोग की जो इंटेलिजेंस है वो कैसे कोरिलेट करेगी, वो आपस में कैसे सेम होगी? 0.90 या फिर वो 90% सेम होगी। ऑन द अदर हैंड अगर ट्विंस तो हैं लेकिन उनका अगर हमने एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, ट्विंस है तो इसका मतलब पेरेंट्स सेम है, नेचर सेम है, बट नर्चरिंग अगर डिफरेंट होगी तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जो इनकी इंटेलिजेंस है वो कोरिलेट करेगी 0.72 या फिर 72%। कैन यू सी कि हमारी जो कोरिलेशन है वो डिक्रीज हो गई। पैटर्नल ट्विंस का क्या मतलब होता है बच्चों? कि वो ट्विंस जो आपस में जेनेटिक मटेरियल तो शेयर करते हैं बट एक ही मदर के दो अलग अलग एग से बने हैं। ठीक, इनमें जो हमारी कोरिलेशन होती है दैट इज 0.60 विच इज 60%। ये हमें और घटती हुई नजर आती है। एंड फाइनली अगर कोई भाई बहन है, भाई बहन मतलब एक भाई और एक बहन है, हो सकता है भाई बड़ा हो सकता है बहन छोटी हो सकता है वाइस वर्सा की बहन बड़ी हो भाई छोटा हो। अगर हमारी ऐसी सिचुएशन है तो ऐसे में जो हमारी इंटेलिजेंस है वो कोरिलेट करती है 0.50 विच इज जस्ट 50%। और इसी में अगर मैं ये ऐड कर दूं कि सिबलिंग्स तो हैं, यानी कि भाई बहन हैं, बट इनका एनवायरनमेंट दोनों का डिफरेंट है, तो हमारी जो कोरिलेशन है इंटेलिजेंस की वो रिड्यूस होकर के 0.25 या फिर 25% पहुंच जाती है। बच्चों, अभी जो हमने ऊपर जितने भी पॉइंट्स पढ़े आप उसमें नोटिस करेंगे ये सभी पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग कि बच्चे या तो ट्विंस हैं या सिबलिंग्स हैं, यानी कि मदर फादर सेम है, यानी कि ये वो सब लोग की बात हो रही है जहां पर हम नेचर का इंपैक्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चाहे बच्चे आपस में ट्विंस हैं चाहे भाई बहन है, मम्मा पापा तो सेम होंगे ना। इसके आगे जो हमारी दूसरी स्टडी है जिसको हम स्टडी करते हैं दैट इज अबाउट द एडॉप्टेड चिल्ड्रन। फॉर श्योर अगर आप एडॉप्टेड चिल्ड्रन को समझने की कोशिश करोगे तो क्या है एडॉप्टेड चिल्ड्रन का मतलब है यहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट तो सेम है बट जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं जहां से हमने अपनी इंटेलिजेंस या फिर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको इनहेरिट करा है वो डिफरेंट पेरेंट्स से आ रहे हैं। जो हमारी एडॉप्टेड चिल्ड्रन की रिसर्च है वो हमें क्या बताती है? विद रिस्पेक्ट टू द रोल ऑफ एनवायरनमेंट, स्टडीज हैव रिपोर्टेड दैट एज चिल्ड्रन ग्रो इन एज देयर इंटेलिजेंस लेवल टेंड्स टू मूव क्लोजर टू दैट ऑफ देयर अडॉप्टिव पेरेंट्स। यानी कि अगर हम शुरुआती समय की बात करें तो हो सकता है जिस बच्चे को हम अडॉप्ट करके अपने घर में लाए हैं वो इंटेलिजेंस की रिजेम्बलेंस हो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ, बट जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते हैं हमें क्या पता चलता है कि द चाइल्ड, जो भी बच्चा है, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो कोरिलेट करने लगती है अपने उन पेरेंट्स के साथ जिनके साथ वो रह रहा होता है। इसी के बाद
जो एनवायरनमेंट की स्टडीज हैं वो किस चीज पे फोकस करती हैं? एनवायरनमेंट की स्टडीज हमें बताती है इंटेलिजेंस व्हाइल रिच इन न्यूट्रिशन, गुड फैमिली बैकग्राउंड एंड क्वालिटी स्कूलिंग इंक्रीजेस इंटेलिजेंस। यानी कि अगर आप एक ऐसी फैमिली में बॉर्न एंड बॉट अप हैं जहां पर आपको अच्छा खाना मिलता है, एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, वो एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, आपको एक अच्छे स्कूल में भेजते हैं, तो इस चीज का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी इंटेलिजेंस पर आता है। बच्चों यूजुअली ये वाला टॉपिक पढ़ के ना बच्चों के मन में सवाल आता है, अरे तो फिर नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नर्चर? मैं हेरिडिटी को ऊपर समझूं या फिर एनवायरनमेंट की? तो यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन लिखी हुई है जो आपके चीज को, इस कंफ्यूजन को सॉर्ट कर देगी पूरी तरह से। इट सेज कि हेरिडिटी कैन बी व्यूड एज समथिंग दैट सेट्स अ रेंज विद इन व्हिच एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट इज एक्चुअली शेप्ड बाय द सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज बाय द एनवायरनमेंट। बच्चों इस चीज को आप इस छोटे से एग्जांपल से समझो। जैसे मेरे हाथ में इस वक्त ये 2 रबर बैंड्स हैं। जो मेरे हाथ में ये वाला रबर बैंड है ये साइज में थोड़ा सा बड़ा है और ये जो रबर बैंड है दूसरे हाथ में साइज में थोड़ा सा छोटा है। इनके जो एक्चुअल साइजेस हैं दैट इज अबाउट द हेरिडिटी। ये वो हेरिडिटी है जो इनकी रेंज को सेट करती है, यानी कि ये मैक्सिमम इतना बड़ा हो सकता है लेकिन ये मैक्सिमम इतना ही जा सकता है। बट ये कायदे से कितने बड़े होंगे दैट इज डिसाइडेड बाय द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये जो रबर बैंड है इसके पास जो जीन्स है इंटेलिजेंस के वो तो बहुत अच्छे हैं, यानी कि ये बचपन से तो काफी इंटेलिजेंट है, हेरिडिटी इसके पास बहुत अच्छे जीन्स की इंटेलिजेंस की। बट बाय द सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट ना इसको अच्छा खाना मिलता है ना स्कूलिंग मिलती है तो ये इतना ही रह जाएगा। ऑन द अदर हैंड हमारे हाथ में जो दूसरा रबर बैंड है, ऑल्दो ये एक नॉर्मल इंटेलिजेंस के साथ पैदा हुआ, इसके पास कोई ऐसा हाई फाई इंटेलिजेंस नहीं है, बट क्योंकि ये एक अच्छे एनवायरनमेंट में बॉर्न एंड बॉट अप है, इसको अच्छी स्कूलिंग मिली, इसको अच्छा खाना मिला, इसको अच्छे पेरेंट्स मिले, तो इस करके इसका इम्पैक्ट ये होता है कि यहाँ पर ये रबर बैंड इससे भी ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। यानी कि दिस रबर बैंड विल टर्न आउट टू बी मोर इंटेलिजेंट देन दिस, जो कि बाय बर्थ एक बेटर इंटेलिजेंस के साथ पैदा हुआ था। ये हम इस रबर बैंड के एग्जांपल के साथ समझते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। स्टिल अगर मैं क्योंकि समझता हूँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे एग्जाम्स में 6 मार्कर क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो राइट नाउ आपके स्क्रीन पर एक क्लियर कट डिवीजन, एक डिफरेंशिएशन टेबल होगा जिसको आप वीडियो रोक करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी फोन से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि अगर आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप एज इट इज ये 4 पॉइंट्स अगर लिख करके आएंगे देन यू कैन स्कोर 4 on 4 और 6 on 6 जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। With this, let's move to the next topic, which is assessment of intelligence. मगर सर एक बात तो बताओ, आप तब से बता रहे हो इंटेलिजेंस है क्या, कितने टाइप्स की है, किस चीज पे निर्भर करती है, मुझे ये तो समझाओ कि इस इंटेलिजेंस को मैं नापूं कैसे, इसका मैं असेसमेंट कैसा करूं। बच्चों यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस को हम नापते हैं उसका IQ नापकर। IQ is known as intelligence quotient, और जो हमारा इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है उसका फॉर्मूला होता है IQ is equals to MA/CA multiplied by 100। अब ये MA क्या है, CA क्या है, इसको एक एक करके समझते हैं। बच्चों पहले मेंटल एज को समझते हैं, उसके बाद क्रोनोलॉजिकल एज को जानेंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल एज एक बहुत ही इजी कंसेप्ट है। मेंटल एज क्या होती है, सिंपल साधारण शब्दों में बताऊं तो आपकी कितनी इंटेलिजेंस है, यानी कि व्हाट इज योर इंटेलिजेंस इन कंपैरिजन टू द पीपल ऑफ योर एज ग्रुप। मेंटल एज क्या होता है बच्चों, सिंपल शब्दों में समझो, आपकी कितनी इंटेलिजेंस है या फिर आप कितने इंटेलिजेंट हो एज कंपेयर टू द अदर चिल्ड्रन और अदर स्टूडेंट्स ऑफ योर एज ग्रुप। इस चीज को मेंटल एज कहा जाता है। मैं एक बार डिफाइन रीड करूंगा। मेंटल एज इज अ मेजर ऑफ पर्सन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटिव टू पीपल ऑफ हिज और हर एज ग्रुप। क्या बात आपको समझ में आई? यानी कि अगर आप इस वक्त क्लास 11th में हो या फिर आप इस वक्त क्लास 12th में हो, तो क्या आपकी जो मेंटल एज है वो क्लास 12th के स्टूडेंट जितनी है? क्या आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप क्लास 12th के लेवल की बातें समझ पाओ, या फिर आप उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि आप उससे भी डीप बातें समझ सकते हो, या फिर आप उससे कम इंटेलिजेंट हो कि आप केवल एक क्लास 2nd और 3rd क्लास के ही बच्चे के लेवल की बातें समझ सकते हो? इस चीज को हम मेंटल एज कहते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला कंसेप्ट आता है दैट इज क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बच्चों। क्रोनोलॉजिकल एज का सिंपल सा मतलब है आपका बर्थ डेट, यानी कि आपकी कितनी एज है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका 16th बर्थडे गया है तो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी होगी? 16 साल। अगर 17th बर्थडे गया है तो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी होगी? 17 साल। दैट्स इट। सिंपल है ना? इस कंसेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे पास मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज गिवन हो तो हम
इस फॉर्मूला को यूज करके विच इज IQ इज इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100, इसका इस्तेमाल करके किसी भी इंसान के इंटेलिजेंस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया गया है, इसको देखते हैं कि एक 10 साल का बच्चा है। 10 साल का बच्चा है का क्या मतलब, उसकी मेंटल एज या क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज 10 है विद द मेंटल एज ऑफ 12, तो उसका IQ कितना होगा, तो IQ कितना होगा 12 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज 120। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर डिजिट्स चेंज कर दें, यानी कि वही सेम बच्चा है, सेम बच्चा मतलब एज कितनी हो गई, क्रोनोलॉजिकल एज विच इज 10 इयर्स, और जो उसकी मेंटल एज है वो हमने 7 कर दी, तो यहाँ पर हमारा जो IQ आएगा वो निकल करके 70 आएगा। बच्चों इस चीज को अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोच करके देखो, अगर आप 5th क्लास में हो और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो क्लास 12th की मैथ्स के, तो इसका मतलब आपकी मेंटल एज आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा है, एज सिंपल एज दैट। अगर हम मैथमेटिक्स करेंगे तो आपका IQ ज्यादा आएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इफ यू आर समवन जो आप 5th क्लास में हो लेकिन आप ढंग से प्रॉब्लम्स को नहीं डील कर पाते क्लास 2nd या 3rd के बच्चों की भी, तो इसका मतलब आपकी जो मेंटल एज है वो आपके साथ के बच्चों से कम है। तो अगर हम इस चीज को हमारे फॉर्मूला में पुट इन करेंगे तो आपका IQ ऑब्वियसली कम निकल करके आएगा। बस इतनी सी ही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हमें एक बात बताई जाती है कि जो एक एवरेज IQ है और इन द पॉपुलेशन इज 100। एवरेज IQ क्या होता है, इसको अभी हम आगे जाकर के डिटेल में स्टडी करेंगे थ्रू आर नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व क्या होता है बच्चों, ये जो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है, इसको हम नॉर्मल कर्व या फिर NPC भी कहते हैं। NPC की फुल फॉर्म होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ये कर्व सिर्फ इंटेलिजेंस में ही नहीं बल्कि आप देखोगे अपने चारों तरफ इस दुनिया के हर एस्पेक्ट में अप्लाई होता है। कैसे समझते हैं, तो बच्चों नॉर्मल कर्व को अपने इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में समझने से पहले ना एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप अपनी क्लास में और आपने अपनी पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको हाइट वाइज खड़ा कर दिया। आप क्या नोटिस करोगे कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो एक एवरेज हाइट में फॉल होते हैं। वो हमारी हाइट 5, 5'2", 5'5" कुछ भी हो सकती है, ठीक। यानी कि बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत एक बिलो एवरेज हाइट पर आते होंगे, जिनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे कंसीडर करते हैं, और बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जिनकी हाइट बिल्कुल ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी कि क्लास 12th में और हाइट पहुंची हुई है 6, 6'2", 6'4", ऐसी हाइट के भी बहुत कम लोग होते हैं। नॉट ओनली इन योर क्लास, अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड में भी देखोगे ना तो हमारा यही रेशियो रहता है। एक और एग्जांपल अगर हम वेल्थ का लें तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द जो जनता इस दुनिया में है ना वो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है, बट बहुत कम लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। एट द सेम टाइम इस दुनिया में बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अंबानी अडानी टाइप से इतने रिच हैं कि भाई करोड़ एंड करोड़ में कमा रहे हैं। तो ये जो हमारा कर्व है ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंटेलिजेंस, इट टीचेस यू समथिंग मोर इंपॉर्टेंट एंड मोर डीपर, अ लेसन ऑफ योर लाइफ, कि हम जो एक मोस्ट ऑफ द जनता होती है ना वो एक एवरेज सेक्टर को बिलोंग करती है। अब इसको समझते हैं हमारे इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में। इंटेलिजेंस में भी यही सेम चीज अप्लाई होती है, यानी कि अगर आप अपनी क्लास में या किसी भी एक ऑल ओवर जनरेशन में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं उनकी इंटेलिजेंस जो है वो लाए करती है फ्रॉम 80 to 110 और 120, जो कि हमने ऊपर पढ़ा भी कि जो हमारी एवरेज इंटेलिजेंस है विच इज 100, जिसका मतलब हमें यहाँ पर क्लियर होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो बिलो देन एवरेज इंटेलिजेंस को बिलोंग करते हैं। इसमें भी जो हमने लेवल्स में बांटे हुए हैं विच इज माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड, जिनको हम अभी ऊपर टेबल में देखेंगे। एंड फाइनली बहुत कम लोग होते हैं जिनके 130+ IQ होता है। इन बच्चों को हम सुपीरियर या फिर गिफ्टेड भी कहते हैं, ठीक। क्या क्या इनकी डायमेंशंस हैं इनको हम समझते हैं अब। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। बच्चों ये टेबल रेंज है जो आपको क्लियरली बताती है कि अगर इफ देयर इज समवन जिसकी IQ इज 130+, वो परसेंट इन पॉपुलेशन में केवल 2.2% होते हैं। 120 से 130 तक 6.7% और 110 से लेकर 19 तक इज 16.1। बट अगर आप देखो जो मेजर चंक है विच इज मोर देन 50%, और आई मस्ट से द 50% ऑफ द पॉपुलेशन फॉल्स अंडर द एवरेज रीजन विच इज 90 to 110। इसी तरीके से जो बॉर्डर लाइन या फिर बिलो 70 होती है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल भी कहते हैं, वो भी हमारी 6.7 to 2.2% ही होती है। आई होप इस डेटा से और इस डायग्राम के साथ आपको पूरी तरीके से हमारा नॉर्मल कर्व समझ में आ गया होगा। इफ इट इज क्लियर टू यू, नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस,
यानी कि अब हम डिफरेंट टर्म्स को समझेंगे कि कैसे हम एवरेज इंटेलिजेंस तो समझ चुके हैं, बट कैसे वो लोग जो बिलो एवरेज इंटेलिजेंस है हम उनको कैसे डिफाइन करते हैं, और वो लोग जिनकी इंटेलिजेंस अबव एवरेज है हम उनको कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी क्या होती है। देखो बच्चों, AAMD which stands for American Association on Mental Deficiency define करती है intellectual disability या intellectual deficiency को as significantly sub-average general intellectual functioning existing concurrently with deficits in adaptive behavior and manifested during the developmental period। क्या मतलब है, इस डेफिनेशन को तोड़ तोड़ करके समझते हैं। ये डेफिनेशन मेजरली 4 पॉइंट्स के बारे में बात करती है, यानी कि किसी भी इंसान को अगर हम लेबल कर रहे हैं एज इंटेलेक्चुअली डेफिसिट तो उसमें ये 4 चीजें होनी जरूरी हैं। सबसे पहले सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग विच शुड बी IQ बिलो देन 70, ये 2 बातें। तीसरी चीज डेफिसिट्स इन एडेप्टिव बिहेवियर, यानी कि जो पर्सन है उसे दिक्कत होनी चाहिए अडेप्ट करने में, कि वो किसी भी नई जगह जा रहा है तो जल्दी से जगह को या फिर सिचुएशन को अडेप्ट नहीं कर पा रहा। एंड फाइनली ये जितने भी डेफिसिट्स हैं मस्ट बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड ऑफ 0 to 18 years, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बचपन में बच्चा बिल्कुल ठीक था, एकदम से 20 साल का हुआ और उसमें कुछ कमी आने लगी। हो सकता है उसके पीछे कोई और रीजन हो, उसके हेड में कोई इंजरी हो, कोई और डिफरेंट 1000 रीजंस हो सकते हैं, बट इफ वी आर लेबलिंग समवन एज इंटेलेक्चुअली डिसेबल तो उसमें ये जितने भी डेफिसिट्स हैं वो 0 से 18 ईयर्स की एज में प्रेजेंट होने चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ These 4 डेफिसिट्स हम इनको कैटेगराइज करते हैं। जो हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसको हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। वन इज माइल्ड, जहां पर हमारी IQ रेंज करती है 55 to 70। अनदर वन इज मॉडरेट, जहां पर हमारी IQ रेंज करती है 35 to 40। द थर्ड वन इज सीवियर, जहां पर हमारी IQ रेंज करती है 50 to 55। एंड फाइनली द प्रोफाउंड वन, जहां पर हमारी IQ रेंज करती है फ्रॉम 20 to 25। ये चारों आपको याद होने चाहिए। ये यूजुअली एग्जाम्स में मैचिंग के तौर पर या फिर CUET में पूछ लिए जाते हैं। इसी के साथ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। तो बच्चों, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस को समझने से पहले हम समझते हैं एक छोटा सा डिफरेंस कि क्या डिफरेंस होता है टर्म टैलेंट और गिफ्टेडनेस में। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि हम इन दोनों ही टर्म्स को आपस में सिनोनिमसली यूज कर देते हैं कि यार ये तो बच्चा बड़ा गिफ्टेड है, ये तो बच्चा बड़ा टैलेंटेड है, बट क्या इन दोनों टर्म्स का सेम मीनिंग है? नहीं। क्या डिफरेंस होता है समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, जो गिफ्टेडनेस टर्म है ना, ये एक ब्रॉडर टर्म है। ये कवर करती है हमारी जनरल एबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस को। क्या आप समझ पा रहे हैं कौन से जनरल एबिलिटी की बात हो रही है? जो हमने हमारे सबसे पहले लेक्चर में बात करी थी कि वो एबिलिटी जिससे हम चीजों को या फिर इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो टैलेंट होता है दैट इज अ मोर नैरोअर टर्म। वो किसी एक पर्टिकुलर, या फिर अगर आपको थ्योरी का रेफरेंस देके बताऊं तो जो हमने 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ी थी वहां पर जो हम स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की या फिर स्पेसिफिक फैक्टर की बात कर रहे थे दैट इज अबाउट टैलेंट। टैलेंट किसी एक पर्टिकुलर चीज का होता है कि यार इसको ना म्यूजिक को समझने का टैलेंट है, इसके अंदर ना बहुत अच्छा टैलेंट है कि ये कलर्स और आर्ट को बहुत अच्छे से समझ सकता है। इस चीज को हम टैलेंट कहते हैं। यहाँ पर हमें किस तरह से डिफाइन किया गया है? गिफ्टेडनेस इज एक्सेप्शनल general ability shown in superior performance in a wide variety of areas. On the other hand, talent is a narrower term and refers to remarkable ability in a specific field, example spiritual, social, aesthetic, etc. I hope आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो जैसे हमने इंटेलेक्चुअल डेफिसिट के 4 पॉइंट समझे थे, अगर डिफाइन करने को आता है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी तो हम वो 4 पॉइंट्स लिखेंगे। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी ये चारों पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है पीपल विद इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी शो हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि जो भी हमारे साइंस हैं अबाउट द इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी वो अर्ली एज में होने चाहिए, उसी तरीके से हमारे इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी के साइंस भी अर्ली साइंस ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी होने चाहिए, यानी कि अर्ली इन द एज शो होने चाहिए। थर्ड हमारा पॉइंट है, आप इन दोनों पॉइंट को मिक्स करके लिख सकते हो, एडवांस लॉजिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग, ये सब चीजों में एडवांस होना चाहिए। एंड हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि वो बच्चा इन सब चीज को एक एक्यूरेट या फिर प्रिसाइजली और स्पीडली प्रोसेस कर सके। एंड फाइनली द फोर्थ पॉइंट, बच्चों जिस तरीके से इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं, उन्हें एक डिफरेंट टीचर, एक डिफरेंट करिकुलम की जरूरत होती है, उसी तरीके से हमें जो हमारे इंटेलेक्चुअल सुपीरियर बच्चे हैं उनके भी
उनके लिए भी उनके फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए दे नीड स्पेशल रिक्वायरमेंट, दे नीड कि उनको प्रॉपर अटेंशन दिया जाए, क्योंकि अगर उनको प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया जाएगा, उनको भी एक एवरेज स्टूडेंट के साथ पढ़ा जाएगा, तो उनकी भी जो एजुकेशन है या फिर उनकी भी जो इंटेलिजेंस है वो उतनी डेवलप नहीं हो पाएगी जितना उनमें पोटेंशियल है। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू मेंशन ड्यूरिंग, अगर हमें डिफाइन करने को आता है अबाउट इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। इसी के साथ बच्चों एक लास्ट पॉइंट जो मैं इस वीडियो में मेंशन करना चाहूंगा, व्हिच इज यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा है, टू इक्वेट गिफ्टेडनेस विद ब्रिलियंट एकेडमिक परफॉर्मेंस इज नॉट करेक्ट। यानी कि वो बात जो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं रिगार्डिंग इंटेलिजेंस, यानी कि अगर कोई इंसान बहुत इंटेलिजेंट है या फिर अगर कोई इंसान गिफ्टेड है, उसका ये मतलब नहीं कि वो इंसान को हम सिर्फ वो रिलेट करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि वो पढ़ाई लिखाई में कितना अच्छा है, वो मार्क्स कितने अच्छे से लेके आता है या वो कितनी जल्दी चीजों को समझ पाता है, बल्कि एथलीट्स also show superior psychomotor ability are also gifted। यानी कि अगर आप अपने आसपास ऐसे लोग देख रहे हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, जो फटाफट से बहुत फाइन मूवमेंट करते हैं, जो चेस की स्ट्रेटजीज को बहुत अच्छा समझते हैं, ऑल इन ऑल जो बंदे स्पोर्ट्स में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, उनको भी हम गिफ्टेड की कैटेगरी के ही अंडर रखते हैं। आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर लेक्चर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें यार ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे अगले लेक्चर में विल बी स्टडीइंग अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसे कि हमने इस लेक्चर में समझा कि इंटेलिजेंस को एसेस कैसे करें, अब अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि जो हमारे असेसमेंट होते हैं या फिर जो इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं वो कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, किस किस बेसिस पे कैटेगराइज होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विद दिस आई एम मोहित अरोरा, साइन ऑफ। हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट, बाय बाय।